हेलो दोस्तों, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी फॉर यूपीएससी, स्टेट, पीएससी, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसके लिए आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA। मेंस में सीधा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है इसका। इसकी स्टेजेस क्या क्या होती हैं। माई सेल्फ प्रगट सिंह। EIA is a tool through which we can harmonize development activities and environmental concerns। होता क्या है ना कि जैसे हम डेवलपमेंट चाहते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, कोई डैम बनाना है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, रोड बनाना है, तो क्या है कि इससे क्या है एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, पर हम डेवलपमेंट एक्टिविटी भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है जी, पर साथ ही साथ एनवायरनमेंट भी नहीं खराब करना, उसके भी हमारे कंसर्न है। तो फिर क्या करें? तो इन दोनों में एक समन्वय बैठाना है भी। हाँ भी हमने डेवलपमेंट भी करनी है, पर ऐसे करनी है कि एनवायरनमेंट को हानि ना पहुंचे, ज्यादा उतनी पहुंचे जितनी संभाली जा सकती हो, और डेवलपमेंट एक्टिविटी भी करनी है। EIA इज ए रिपोर्ट, जो एक रिपोर्ट होती है, इन विच वी फोरसी का मतलब कि पहले से अनुमान लगाते हैं, देखते हैं भी क्या गड़बड़ हो सकती है। द पोटेंशियल एनवायरमेंटल कंसर्न्स, पोटेंशियल मतलब जो जो हो सकता है, ऐसे कौन से एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच सकते हैं, दैट वुड अराइज आउट ऑफ ए प्रपोज्ड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, जो हमने कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट प्रपोज किया है, उससे कौन कौन से एनवायरमेंट के कंसर्न हो सकते हैं, तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई जाती है, उसे कहते हैं EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कि हम उस डेवलपमेंट एक्टिविटी के इम्पैक्ट की असेसमेंट करते हैं। किसके ऊपर इम्पैक्ट? एनवायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट, ठीक है जी। देयर आफ्टर एफर्ट्स आर मेड टू एड्रेस द कंसर्न्स इन द प्लानिंग एंड डिजाइन स्टेज। तो कोशिश की जाती है कि जो जो गड़बड़ हो सकती है एनवायरमेंट को, उसको एड्रेस किया जाए, ठीक, उसको एड्रेस किया जाए। कब? शुरुआत में ही ऐसी प्लानिंग की जाए, ऐसा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का डिजाइन बनाया जाए कि अधिक हानि ना हो एनवायरनमेंट को। इवन द प्रोजेक्ट कैन बी डिस्कार्डेड इन द इंटरेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो अगर एनवायरनमेंट को हानि पहुंच रही है, अधिक पहुंच रही है, तो हम प्रोजेक्ट को बाय बाय भी कह सकते हैं भी, जाओ, हमें डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, हमारे लिए क्या प्यारा है हमको हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है जी। द EIA नोटिफिकेशन, जब सरकार ये रूल लेकर आई तो उसने अपनी नोटिफिकेशन कब? 2006 में ये आई थी। प्रोवाइड्स फॉर ए फोर स्टेज प्रोसीजर, 4 स्टेजेस होती हैं इसमें, फॉर असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड फॉर ऑब्टेनिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस देयर आफ्टर। भी हाँ भी प्रोजेक्ट की से क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसको असेस करने के लिए 4 स्टेज का प्रोसीजर बताया इन्होंने, ठीक। अगर ये रिपोर्ट होगी तैयार, ठीक, तो ही उसको एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलेगी, उसके बाद ही उसको एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलेगी भी हाँ भी ये ठीक है एनवायरमेंट के लिए। तो कौन कौन सी वो स्टेजेस है, मीन इस रिपोर्ट के मद्देनजर ही बाद में उसको क्लियरेंस मिलेगी प्रोजेक्ट को। तो पहली स्टेज है जी स्क्रीनिंग। इसकी सीक्वेंस आपने याद कर लेनी है, इनके मतलब याद कर लेने हैं। स्क्रीनिंग क्या है? स्क्रीनिंग डन टू सी वेदर द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एनवायरमेंटल क्लियरेंस एज पर द लॉ। कानूनी तौर पर क्या इस प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए हमको, ठीक है, क्या इसको सच में एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए, उसकी स्क्रीनिंग करनी, ठीक है जी। डिफरेंट क्राइटेरिया यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग इंक्लूड, कौन कौन से क्राइटेरिया यूज किए जाते हैं? देखो, लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, भी प्रोजेक्ट कहाँ है, कहीं अस्पताल के पास तो नहीं, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास तो नहीं, ठीक, तो उसकी लोकेशन क्या है। टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट, कैसा प्रोजेक्ट है,
बिजली बनाने वाला है, सड़क का है, या वाइन फार्म लगाने हैं, सोलर पैनल लगाने हैं, कैसा प्रोजेक्ट है। स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। अगर तो बहुत कम पैसा है तो EIA की रिक्वायरमेंट को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, तो ये भी है, इन्वेस्टमेंट भी देखी जाती है। आगे है जी स्कोपिंग, स्कोप। इसमें क्या होता है, हियर बोथ क्वांटिफाइबल एंड नॉन क्वांटिफाइबल इम्पैक्ट्स आर असेस्ड। जितने भी उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं उसको असेस किया जाता है कि क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है, कि जितने जितने उसके इम्पैक्ट है उसको असेस किया जाता है भी हाँ भी ये वाली चीज हो सकती है, नहीं हो सकती, उस हिसाब से असेसमेंट की जाती है। क्वांटिफाइबल इम्पैक्ट्स आर असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, प्रिवलेंस, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये कुछ टेक्निकल बातें हैं जिसको तो हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी क्वांटिफाई कर सकते हैं, तो वो वाले इम्पैक्ट को हम असेस करते हैं कैसे, उसकी क्या मैग्नीट्यूड है, कितना छोटा है इम्पैक्ट बड़ा होगा, ठीक, मीन प्रिवेलेंट है, मीन ज्यादा हो सकता है या दूर की संभावना है, कितने समय के लिए, कब कब हो सकता है, ये सब चीजें हैं क्वांटिफाइबल में। नॉन क्वांटिफाइबल में क्या होता है, रिक्रिएशनल वैल्यू इज डिटरमाइंड, भी कहीं हमने प्रोजेक्ट के बाद ऐसा कहो ना हो कि वहां की कुदरती ब्यूटी को नुकसान पहुंचा दे। अब कुदरत की जो सुंदरता को नुकसान है, जो हम देखने से हमको आनंद मिलता है, उसको मेजर करना मुश्किल होता है, ठीक। तो इसका बेसिस क्या होता है, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो ऐसे क्राइटेरिया को ना एग्जैक्टली क्वांटिफाई करना मुश्किल होता है। फर्स्ट, द बेसलाइन स्टेटस इज मॉनिटर्ड। ये देख लेते हैं कि पहले की सिचुएशन क्या है, एक बेसलाइन बना देते हैं। देन द लाइकली इम्पैक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट इज प्रेडिक्टेड। फिर देखते हैं हाँ भी अब इससे और क्या हो सकता है इस बेसलाइन के हिसाब से। मेन बात आपने इसका मतलब क्या रखना है, स्कोपिंग में क्या होता है, जो इम्पैक्ट है उसको हम असेस करते हैं, ठीक है जी। आगे बात आती है पब्लिक हियरिंग की। पब्लिक हियरिंग, पब्लिक का मतलब दैट इज एनीवन हु इज लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। जिसको उस प्रोजेक्ट से इफेक्ट हो सकता है, लाइकली मतलब ये नहीं कि जरूरी ही, हाँ भी वो भी इम्पैक्ट, उनको भी इम्पैक्ट हो सकता है। इज इंटाइटल्ड टू हैव असेस टू द समरी ऑफ द EIA। तो जो आपने इम्पैक्ट रिपोर्ट बनाई है उसकी समरी जनता को दो, जनता को बताओ कि हाँ भी जहां जहां ये प्रोजेक्ट बनेगा इससे ये चीजें हो सकती है, ठीक है जी। उनको असेस दो, उनको दे दो समरी रिपोर्ट की, ठीक है जी। पब्लिक हियरिंग हो गई। द अफेक्टेड पर्सन्स इंक्लूड, कौन कौन हो सकते हैं अफेक्टेड पर्सन, लोकल रेजिडेंट्स, लोकल एसोसिएशंस, एनवायरमेंटल ग्रुप्स ऑफ द एरिया, any other person located at the site of displacement. These people or groups are given an opportunity to make suggestions. उनकी सलाह, उनके मशवरे लिए जाते हैं, उनको भी मौका दिया जाता है कि आप अपनी सजेशंस दो, ठीक है जी। अब क्या है, रिपोर्ट बन गई, जनता को बता दिया, जनता की सजेशंस ले ली। अब होती है अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब हिंदी में मूल्यांकन। एट दिस स्टेज detailed scrutiny of the EIA report and the outcome of public hearing proceedings and the public consultations are done within specified time of the submission of the EIA। तो पूरी EIA रिपोर्ट, उसके साथ जो जनता को बताया गया, जनता ने जो अपनी राय दी, ठीक है, और पब्लिक कंसल्टेशन वगैरह हुई, ये सब चीजों के मद्देनजर क्या होता है, डिटेल्ड स्क्रूटिनी होती है किसकी, EIA रिपोर्ट की, ठीक है, और आउटकम ऑफ पब्लिक हियरिंग की, है ना, एंड पब्लिक कंसल्टेशन की, इन सब की क्या होती है, स्क्रूटिनी, डिटेल्ड मूल्यांकन होता है, ठीक है जी, विद इन स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है जी। आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, अब क्या होता है, द कंसर्न अप्रेजल कमिटी कैन मेक रिकमेंडेशंस टू द अथॉरिटी फॉर आइदर ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ द एनवायरमेंटल क्लियरेंस। तो इस सब चीजों के मद्देनजर विचार विमर्श होने के बाद क्या होता है, जो उनकी अपनी कमेटी है, अप्रेजल कमेटी जो अप्रेजल करती है, तो वो रिकमेंडेशन देती है, हाँ भी
इस प्रोजेक्ट से कितनी हानि हो सकती है, कितनी हानि नहीं हो सकती, ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, तो उस हिसाब से वो ग्रांट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है क्या, एनवायरमेंटल क्लियरेंस। ठीक है जी। कमिटी आल्सो प्रोवाइड रीजंस फॉर ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ द क्लियरेंस, तो उसके साथ वो रीजन भी दे सकते हैं कि हाँ हमने परमिशन दी है या नहीं दी, उसके क्या क्या कारण है। ठीक है जी। इसको फिर रिवाइज करो, मोटा मोटा देख लेते हैं। आपने यही एक तो डेफिनेशन आपने याद रखनी है क्या होता है, और इसके 4 स्टेजेस, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक हियरिंग, अप्रेजल और फिर उस हिसाब से फाइनल डिसीजन। अच्छा जी, आगे बात आती है कि गवर्नमेंट ने इस EIA, द ड्राफ्ट EIA अमेंडमेंट 2020, गवर्नमेंट ने क्या किया ना, इस EIA में कुछ अमेंडमेंट की। ठीक है जी। हालांकि वो अमेंडमेंट पास नहीं हुई अभी, तो इसलिए इसको कहते हैं ड्राफ्ट। तो वो क्या थी बेसिकली, अगर ध्यान से आप देखोगे ना तो आप पाओगे कि जो हमारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वाला प्रोसेस है ना, उसको सरकार ने डिल्यूट करने की कोशिश की है। पढ़ लेते हैं पहले। अंडर न्यू रूल्स प्रोविजंस आर रिलैक्स्ड, जो प्रोविजन थी उसको क्या कर दिया, थोड़ा नरम कर दिया। Certain projects can go ahead with the construction without obtaining the necessary clearance, subject to payment of fines in case of subsequent violations. कुछ प्रोजेक्ट की कैटेगरी इन्होंने बना दी, हाँ भाई ये जो कैटेगरी वाले प्रोजेक्ट हैं इनको क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, हाँ ये क्या करें, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ फाइन्स इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट वायलेशंस, अगर इन्होंने वायलेशन की आने वाले समय में तो ये फाइन पे करेंगे। ये एक कंडीशन लगा दी, कहने का मतलब अदरवाइज क्या है, इन्होंने सर्टेन प्रोजेक्ट्स को कह दिया कि आप को जरूरत नहीं है क्लियरेंस लेने की विदाउट। अच्छा जी। द सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन दैट सच क्लियरेंसेस कुड लीड टू इरिपेरेबल डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा, जुडिशरी को आना पड़ा, उसने कहा कि ऐसी जो क्लियरेंस है तो इससे एनवायरनमेंट को काफी क्या है, हानि होगी, इरिपेरेबल डिग्रेडेशन, ऐसी डिग्रेडेशन जिसको हम सही नहीं कर सकते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। तो अभी क्या है, ये पास नहीं हुई, हाँ इसको ऐसे ही रख दिया गया। द टाइम पीरियड गिवन टू पब्लिक टू फाइल देयर कंसर्न्स रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 20 days फ्रॉम 30 days, तो जनता को जो टाइम पीरियड दिया गया था कि इस समय के अंदर अंदर आप अपनी कंसर्न्स बताइए, उसको भी रिड्यूस कर दिया। अच्छा जी। आगे, न्यू कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैज बीन इंस्टीट्यूटेड, एक नई कैटेगरी बना दी भी, ये प्रोजेक्ट हमारे कौन से हैं, स्ट्रेटेजिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, दीज प्रोजेक्ट्स आर केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ कंसल्टेशन, तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमको कोई कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है, तो एक हिसाब से EIA के रूल इनके ऊपर लागू नहीं होते। ठीक, कंसल्टेशन के परव्यू से आउटसाइड रखा गया। ठीक है जी। अर्लियर द कंप्लायंस रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड हाफ ईयरली, पहले क्या था भी, जो प्रोजेक्ट है उन्होंने एनवायरनमेंट के साथ कंप्लाई किया या नहीं किया, उस हिसाब से एक रिपोर्ट बनानी होती थी, वो हर आधे साल में उनको बताना होता था कि हाँ भी इन्होंने एनवायरनमेंट के लॉ को पालन किया या नहीं। अब क्या है, नाउ दिस पीरियड हैज बीन इंक्रीज टू 1 year, वो कहते 6 महीने की बात नहीं है, कोई बात नहीं, 1 साल तक आप रिपोर्ट नहीं दे सकते, 1 साल एक साल के बाद देनी है। दस रिलैक्सिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, तो क्या करती, एनवायरमेंट क्लियरेंस को रिलैक्स कर दिया। तो जितने हमने पॉइंट पढ़े हैं वो क्या है, एनवायरमेंट क्लियरेंस को रिलैक्स करने के वाले पॉइंट है। हालांकि ये पास नहीं हुआ एक्ट, पर आपको पता होना चाहिए कि जो अमेंडमेंट आई है वो ये वाली अमेंडमेंट है। ठीक, तो इसको आपने पढ़ लेना है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, और बाकी करंट अफेयर्स से थोड़ा रिलेट करते रहना भी, कौन कौन से प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट को ये मिली नहीं मिली, क्यों मिली, क्या क्या होने चाहिए, अपनी राय दीजिए। सारे प्रोजेक्ट को नहीं रट्टे लगाने, पर आपको
इसकी मेन जो 4 पॉइंट है वो जरूर पता होने चाहिए, और जो अमेंडमेंट लेकर आए हैं वो कैसे इसको लिबरलाइज कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के प्रोविजंस को। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।